नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। लालू परिवार में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव तारापुर उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी संजय कुमार के समर्थन में प्रचार करने वाले हैं। दरअसल बिहार में तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन आरजेडी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से तेज प्रताप यादव का नाम गायब है, जिसके बाद तेज प्रताप यादव के संगठन छात्र जनशक्ति परिषद ने तारापुर उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतार दिया है। निर्दलीय उम्मीदवार संजय कुमार के लिए तेज प्रताप यादव प्रचार भी करने वाले हैं। संजय कुमार छात्र जनशक्ति परिषद के पदाधिकारी भी हैं। तारापुर से आरजेडी ने अरुण कुमार साह को अपना उम्मीदवार बनाया है। मेरा उद्देश्य है, अगर विधानसभा में दस्तक रखेंगे तो सुल्तानगंज घाट से हलमना डैम तक नहर का पानी, गंगा का पानी वहाँ ले जाएंगे और किसानों के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे आने वाला समय। मेरा मेन उद्देश्य है। अभी खुद बोले हुए हैं। क्या बोले वो समर्थन है, यही कोई दिक्कत नहीं। लालू प्रसाद के परिवार से समर्थन है। आएंगे प्रचार में, निश्चित घर घर जाएंगे आपके लिए वोट मांगने? निश्चित जाएंगे। तो तारापुर उपचुनाव में आरजेडी के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी को तेज प्रताप के समर्थन को लेकर सियासत अब बेहद तेज हो चुकी है। बीजेपी और जेडीयू ने कहा है कि आरजेडी अब बिखरने की कगार पर है। वहीं कांग्रेस ने भी आरजेडी की मंशा पर सवाल उठा दिए। वहीं आरजेडी ने कहा है कि कोई भी उम्मीदवार अपनी तरफ से उतार ले, लेकिन उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर जीत आरजेडी की ही होगी। तो वही है कि जब रात है ऐसी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब तो तेज प्रताप जी ने, चूंकि उनका एक अपना संगठन है, युवाओं का संगठन है, और उन्होंने तो कैंडिडेट भी उतार दिया है तारापुर में। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रीय जनता दल आपसी कलह से, पारिवारिक कलह से ही ये बिखर जाएगी और पूरी तरह से ये दिख रहा है। तो यह भी बात सामने आ रही है कि उनके संगठन के द्वारा तारापुर में उम्मीदवार भी दिया जा रहा है। मतलब साफ है, जिस तरह से पहले के जमाने में राजा महाराजा के परिवार में एक भाई जब आगे बढ़ता था तो बाकी भाइयों का कत्ल करना पड़ता था, ठीक उसी तरह से कोशिश हो रही है तेज प्रताप यादव जी के राजनीतिक कत्ल करने की, ताकि तेजस्वी यादव जी अकेले आगे तक पहुंच जाए। देखिए, हमारे प्रभारी महासचिव भक्त चरण दास जी ने एक रास्ता दिखाया है राष्ट्रीय जनता दल को। अगर राष्ट्रीय जनता दल चाहता है कि एनडीए को हराना है तो फिर एकजुट होना पड़ेगा, और कांग्रेस ने रास्ता दिखा दिया। लेकिन अगर राष्ट्रीय जनता दल ही ये चाहता हो कि गठबंधन ना रहे, वो दल ही ये चाहता हो कि उसे भाजपा और जदयू को मदद पहुंचानी है, तो फिर हम उसके इस अभियान में शामिल नहीं हो सकते ना। चाहे जितना हमारे विरोधी एनडीए के लोग जोर लगा लें, सबसे आगे होगा आरजेडी। इसलिए जो भी लोग उम्मीदवार उतार रहे हैं, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। उम्मीदवार सारे लोग चुनाव लड़ते हैं, लड़ना भी चाहिए, लेकिन जनता तय करती है कि वो किसे जिताएगी। इसलिए दोनों सीटों पर जनता ने तय कर लिया है कि आरजेडी की जीत होगी। तेजस्वी यादव जी की ताकत को जनता बढ़ाएगी। तो तारापुर उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार संजय कुमार के लिए तेज प्रताप यादव प्रचार करने वाले हैं। उधर यहां से नामांकन करने वाले सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। सुनिए उम्मीदवारों ने क्या कहा है। यहाँ नीतीश कुमार जी बिहार में जो विकास की गंगा बहाई है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे विद्युत के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में उन्होंने एक लंबी लकीर खींची है। उसी के चलते हम जो यहाँ उम्मीदवार के रूप में हम आए हैं, उसी के अथी पर वोट मांगेंगे और जीत दर्ज करेंगे। और हमारे साथ यहाँ की जनता भी है, जदयू पार्टी और भाजपा, हम और विकासशील पार्टी की गठबंधन यहाँ मजबूत है। उनका कार्यकर्ता के साथ हम लोग वोट मांगने निकलेंगे। हमारे नीतीश कुमार या और जो है नरेंद्र मोदी की सरकार, जो यहाँ डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने क्षेत्र में विकास किया है। इस विकास के नाम पर हम जनता के बीच में जाएंगे, बात करेंगे। जोन स्टार जिनको आना होगा, स्टार क्या, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो वर्कर हैं, पदाधिकारी हैं, वो आएंगे। पूरा भरोसा है, क्योंकि जनता यहाँ की जो
बुजुर्ग, माता बहन, युवा साथी सबने मुझे देखा है कि मैं ज़मीन का बच्चा हूँ, उनके साथ जुड़ा रहता हूँ, तो उनको क्या करना है उनको पता है इस बार। बिहार की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले महागठबंधन में उथल पुथल मची है, तो वहीं आरजेडी में अपने ही भीतर घमासान मचा हुआ है। पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ तेज प्रताप यादव तारापुर से निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। वहीं आज आरजेडी को कांग्रेस का दिया अल्टीमेटम खत्म हो गया है और महागठबंधन के टूटने का ऐलान कभी भी संभव है। तो बिहार विधानसभा उपचुनाव से पहले बिहार में महागठबंधन टूट सकता है। कुशेश्वर स्थान से आरजेडी ने प्रत्याशी वापस नहीं लिया। कांग्रेस ने इसके लिए कल रात तक का वक्त दिया था, लेकिन आरजेडी ने अपने प्रत्याशी के नाम को वापस नहीं लेने की बात एक बार फिर से दोहरा दी और इसे लेकर अब सियासी बयानबाजी बेहद तेज है। कांग्रेस ने कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार को उम्मीदवार बनाया है। वहीं आरजेडी ने गणेश भारती को चुनावी मैदान में आरजेडी की तरफ से उतारा है। अगर राष्ट्रीय जनता दल चाहता है कि एनडीए को हराना है तो फिर एकजुट होना पड़ेगा और कांग्रेस ने रास्ता दिखा दिया। लेकिन अगर राष्ट्रीय जनता दल ही ये चाहता हो कि गठबंधन ना रहे, वो दल ही ये चाहता हो कि उसे भाजपा और जदयू को मदद पहुंचानी है, तो फिर हम उसके इस अभियान में शामिल नहीं हो सकते ना। घोड़ा जब रेस में मैदान में चला जाता है तो फिर वापस नहीं होता है। कांग्रेस के ही कुछ साथी हैं बिहार प्रदेश में जो नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी देश स्तर पर मजबूत हो, तेजस्वी यादव जी मजबूत हो, जिसका नतीजा है कि वो आज अलग अलग होकर लड़ रहे हैं। महागठबंधन का मतलब शुरू से महापेच ही रहा है। राजद ने कभी अपने घटक दलों का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने शुरू में कुशेश्वर स्थान सीट के लिए याचना भी की, लेकिन राजद ने राजनीतिक दुलत्ती दे दी। लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है और अब एक नया मामला सामने आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अगर राजद अपने उम्मीदवार कुशेश्वर स्थान सीट से वापस ले लेती है तो महागठबंधन बचा रहेगा। अरे ये महागठबंधन नहीं, महालठबंधन है। और ये जो मैच फिक्सिंग करके आप लोग जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये भक्त चरण दास की कांग्रेस में कोई वजूद है क्या, पूछा है क्या? और फिर एक दिन पहले लालू जी और राहुल गांधी आदरणीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि में हाथ पकड़कर बैठते हैं। ये सिर्फ आई वॉश है। कांग्रेस और आरजेडी दोनों परिवारवादी पार्टियां हैं। ये अपना पारिवारिक वजूद बचाने के लिए, राजनीतिक वजूद बचाने के लिए एक दूसरे के साथ रस्साकसी कर रही हैं। देशव्यापी कोयला संकट का असर अब बिहार पर भी हो रहा है। बिहार में खपत की तुलना में केंद्र से करीब आधी बिजली ही मिल पा रही है। बिहार सरकार खुले बाजार से बिजली तो खरीद रही है, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहा है। मौजूदा बिजली संकट के बारे में बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। कोयले के देशव्यापी संकट के कारण पूरे देश में बिजली उत्पादन में कमी आ गई है और इसका सीधा असर बिहार पर भी देखने को मिल रहा है। बिहार को वैसे तो 5600 मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ती है, लेकिन मौजूदा समय में एनटीपीसी से 3000 से लेकर 3500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हो रही है और निश्चित तौर पर अब ऐसे में बाजार से बिजली खरीद रहा है बिहार। वैसे बाजार से न्यूनतम 400 मेगावाट बिजली की खरीद बिहार करता है और पिछले दिनों जो 4 रुपये प्रति यूनिट की बिजली बिहार खरीद रहा था, अब 20 रुपये प्रति यूनिट देने पर भी उसे बिजली नहीं मिल पा रही है। हालांकि यह जो रेट है बाजार से बिजली खरीदने का, यह 5 गुना पहुँच गया है। जो मौजूदा समय है उसमें ये बताया जा रहा है कि बाजार में वर्तमान में मांग 10,000 मेगावाट बिजली की है और उपलब्धता केवल 2500 से 3000 मेगावाट तक की है। ऐसे में राज्यों के बीच बिजली जो बेची जा रही है उसको लेकर अफरा तफरी का माहौल बन गया है और बढ़ी कीमत पर भी जरूरत के हिसाब से राज्यों को बिजली नहीं मिल पा रही है। कोयले की आपूर्ति आने वाले दिनों में सामान्य हो जाएगी, लेकिन दुर्गा पूजा को ध्यान में रखकर यह तय किया गया है
कि जितना संभव हो बाजार से अधिक दर पर बिजली खरीदने के लिए बोली लगाई जाएगी। उपलब्धता में कमी की वजह से बिजली नहीं मिल रही है। वैसे बिहार को एनटीपीसी से 4500 से कुल मिलाकर 5600 में ज़्यादा 4500 से ज़्यादा बिजली की ज़रूरत है, लेकिन अभी जो बिजली मिल रही है वह काफ़ी कम है। बिहार में ज़रूरत तकरीबन 5600 मेगावाट बिजली की है और इस तरीके से फिलहाल बिजली की समस्या सभी राज्यों की तरह बिहार में भी बनी हुई है। देखना होगा कि कोयले की आपूर्ति जो है वह कब तक सामान्य हो पाती है, ताकि बिहार में बिजली की जो खरीद का अतिरिक्त भार पड़ रहा है बिजली विभाग पर वह कम हो सके। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वैशाली के पटेढ़ी बिलसर थाना के जारंग रामपुर में आज की सुबह मनहूस रही। यहां मामूली विवाद में पड़ोसी इस कदर हैवान बन बैठे कि उन्होंने पति पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। मृतक की पहचान शशि कुमार और पत्नी संगीता देवी के रूप में की गई है। पड़ोसी से शशि कुमार का विवाद था जो आज खूनी खेल में तब्दील हो गया। आज सुबह लाठी डंडे और धारदार हथियार से शशि कुमार और उनकी पत्नी पर पड़ोसी ने हमला कर दिया और इस हमले में जहां पति पत्नी की मौत हो गई, वहीं दूसरे पक्ष के 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस इस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गई है। अरे दिन से कुहे उठा तो दूरी पर रखई जाइते ही रा झगड़ा कल गई हो बाबू हो बन कौन मार दिल गई कौन मार दिल ये मार लाई जे ओहे डब्बा छीन के ओकरो बेटवा एकरा काट के ओकरा भरा दुगो के काट के ले गेलै हॉस्पिटल ले गेली ओकरा घर जा के ने सब छपले ही गे बाबू चार गो हमारा गई आके कहो। खबर वैशाली के जंदाहा प्रखंड से, जहां अदलपुर पंचायत में सरपंच पद के 2 प्रत्याशियों के परिजनों के बीच हिंसक झड़प हुई है। झड़प में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि झड़प के दौरान फायरिंग भी की गई। घटना के बाद सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया। दोनों पक्षों में वर्चस्व को लेकर लड़ाई हुई और मारपीट की बात सामने आई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। अदलपुर पंचायत में पंचायत पद के लिए मालती देवी और सुशीला देवी के बीच कड़ी टक्कर है और ये टक्कर हिंसक झड़प के रूप में सामने आई। 10 घर से हम लोग पंडित जी ब्राह्मण है, वो लोग कहा 10 घर पंडित जी होके तू लोग जीत कैसे गया, इसको घर से खींच के मारो। लाने लगा तो हम लोग फिर घर से निकले तो हम भी लाठी उठी लेके निकले। उसके बाद वो लोग भागने लगा, उधर आगे भाग दिया। वो लोग मार उठ के अस्पताल में गिरले था, गाय के खूंटा नाली के पास पूरा दरवाजे पर। आप लोग भी हमला किए थे जी? आप लोग भी फिर मारपीट किए? मारपीट जब तक वो लोग उधर भाग गया, सब गोटा भागने लगा। जब हम लोग कहे कि रुको रोको रोको रोको। किशनगंज के लहरा चौक स्थित न्यू लाइफ नर्सिंग होम में बीती रात एक महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। मरीज की मौत के बाद डर की वजह से नर्सिंग होम संचालक यहां से फरार हो जाते हैं, जिसके बाद लोगों ने किशनगंज बहादुरगंज पथ को जाम कर दिया। बाद में पुलिस ने नर्सिंग होम संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस ने इस घटना पर बयान देने से इनकार किया। मेरा बेटी था, हम लाए थे ऑपरेशन करने के लिए। वो ऑपरेशन रूम में भर्ती कर दिया। उस टाइम में ऑपरेशन करके निकाला। उस टाइम में थोड़ा सा सही था। उसके बाद पेट में दर्द उठा, इतना चिल्लाने लगा। 2016 से लगातार हम अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लगातार किशनगंज सीएस को बोल रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री को मैंने मेमोरेंडम भी दिया कि 84 नर्सिंग होम किशनगंज जिले में चल रही है। विदाउट आईसीयू का आप कैसे ऑपरेशन करते हैं, इसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं। यहाँ के प्रशासन से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, मैं यहाँ के हमारे जिला पदाधिकारी को अनुरोध करना चाहूँगा कि विदाउट आईसीयू का आप कैसे अवैध नर्सिंग होम चला रहे हैं। बगहा के दियारा क्षेत्रों में केला की खेती करने वाले किसानों के लिए समृद्धि के द्वार खोल रही है। यहाँ के किसान परंपरागत खेती को छोड़कर केले की खेती की ओर बढ़ रहे हैं। बाढ़ में गन्ना की फसल तबाह होने के बाद किसानों ने ये रास्ता अपनाया है। बगहा के पिपरासी में केला की खेती कर रहे किसानों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। दियारा के इलाके में वर्षों पुरानी खेती को छोड़कर किसान अब केला की खेती की तरफ बढ़ रहे हैं।
हम अभी बात कर रहे हैं बीरावर्ती पिपरासी प्रखंड के। तो यहाँ अधिकांश किसान अब तक धान और गन्ने की खेती किया करते थे, लेकिन अब तेजी से यहाँ केला की खेती शुरू हुई है और अधिकांश खेतों में केला की फसल लहलहा रही है। और केला नकदी फसल है, इनको केला के लिए बाजार भी मिल रहा है और साथ ही किसान समृद्धि की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो इलाके हैं, देख रहे हैं केला की खेती किस तरह की जा रही है। पूरे सुव्यवस्थित तरीके से धीरे धीरे लगातार किसान खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग गन्ना और गेहूं धान बोते बोते थक चुके हैं, उसमें कोई आमदनी नहीं आ रही है, आपदाएं आ रही हैं, सुखाड़ आ रहा है, दहाड़ आ रहा है। इसलिए हम लोग केला के तरफ भागे कि इससे केला की नकदी फसल है, हम लोग बेचते हैं तो नकदी पैसा मिलता है, उससे हम लोगों की जीविकोपार्जन हो जाती है। यही किसान बंधु सभी लोग मिलकर हम लोग केला के तरफ भाग रहे हैं और केला की ही खेती करना चाहते हैं। पहले तो धान और गन्ना यही हम लोग उपजाते थे और दियारावर्ती क्षेत्र भी है, नदी भी है, कटाव भी कभी हो जाता है, कभी बाढ़ सुखाड़ हो जाता है। तो उससे अच्छा केला की खेती ही सब किसान इसको स्वीकार किए हैं कि यही लोग हम लोग करें, इससे आमदनी बढ़ेगी। अच्छा, मैंने पहले से ज्यादा आप लोग खुश हैं? हाँ, इससे खुश हैं केला की खेती से। तो आप लोग देख सकते हैं कि देखिए फिर तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। देखिए दियरा का ये रेतीली जमीन है जहां गन्ना की फसल के अलावा कोई विकल्प नहीं था किसानों के पास। धान की खेती हो जाती थी तो बाढ़ के समय इनकी फसल बर्बाद हो जाती थी। ऐसे में देख सकते हैं कि केले की फसल किस तरह तैयार होकर खड़ी है। और तो निश्चित तौर पर माने तो इस इलाके की हम बात करें तो लगातार परेशान रह रहे किसान केला की खेती से समृद्धि की नई कहानी लिख रहे हैं। अब जरूरत है सरकार को केला किसानों को नई नई प्रजातियों के ट्रेनिंग की, ताकि इनका रास्ता धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, पिपरासी। न्यूज़ 18 ने स्वच्छता पर बड़ा अभियान चला रखा है। साफ सफाई जरूरी है भाई। हमारे क्लीन रिपोर्टर आपके शहर जाकर इस मिशन से जुड़ने की लगातार अपील कर रहे हैं। ऐसे में आज बारी है जमुई शहर में स्वच्छता अभियान की पड़ताल की। रिपोर्ट के जरिए जानते हैं क्या है जमुई शहर में साफ सफाई का हाल। जमुई शहर झारखंड से सटा जिला मुंगेर से अलग होकर 1991 में बने इस जिले में स्वच्छता का क्या हाल है, इसकी पड़ताल न्यूज़ 18 ने की। शहर के मुख्य चौक चौराहों पर तो साफ सफाई दिखती है, लेकिन कई जगहों पर जल जमाव और कचरे के बिखराव से लोग परेशान हैं। बायो कंपोस्टर लगा है, लेकिन अगर देख सकते हैं कि बायो कंपोस्टर के इलाके जहां लगा है वहां पर क्या हालात है। कचरा फैला हुआ है, जहां पर नगर परिषद के कर्मी तो लापरवाही है। देख सकते हैं कि किस तरह से वो कचरा लाकर यहां पर खुले में रख रहे हैं। 30 वार्ड वाले इस शहर में साफ सफाई का इंतजाम जिला प्रशासन और नगर परिषद ने की है, लेकिन शहर के शिवम डी और बिहारी मोहल्ले में सालों भर जल जमाव से लोग परेशान रहते हैं। जमुई शहर की साफ सफाई हेतु आउटसोर्स किया गया और जो संस्था इसमें सफल हुई थी वो संस्था ये पूरे 30 वार्ड की साफ सफाई करती है। जमुई स्टेशन पर सफाई की स्थिति बेहतर नजर आई। यहाँ सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ऐसे में स्टेशन पर स्वच्छता की स्थिति पहले से काफी अच्छी दिखी। स्टेशन पर आउटसोर्सिंग के जरिए सफाई का काम कराया जाता है। साफ सफाई को लेकर के जमुई स्टेशन में पूरी व्यवस्था की गई है। रेलवे ट्रैक से लेकर के रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे यार्ड, गेट, ये तमाम चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया गया है। जिले के सदर अस्पताल में बारिश के दौरान जल जमाव से लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि अस्पताल परिसर में जमे पानी की निकासी की व्यवस्था अभी तक नहीं की जा सकी है। हालांकि अस्पताल में भी आउटसोर्सिंग के जरिए ही बेहतर व्यवस्था का दावा किया जा रहा है। अस्पताल परिसर के बाहर जो नाले बनाए गए नगर पालिका के द्वारा वो काफ़ी ऊंचे हो गए हैं। हमारे अस्पताल की तल बहुत नीचे हो गई है, तो उस स्तर पे बात चल रही है ताकि इसकी निदान परमानेंट हो सके। जाहिर तौर पर न्यूज़ 18 की पड़ताल में ये बात सामने आई कि स्वच्छता को लेकर जागरूकता के साथ ही प्रशासन को भी पुरानी समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।
ऐसे में जरूरी है कि स्वच्छता को लेकर हमारी मुहिम से लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुटें ताकि आपका शहर स्वच्छ और सुंदर बने, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई जरूरी है भाई। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। औरंगाबाद के एक सीमांत किसान के बेटे ने बीपीएससी की परीक्षा में 113वां रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। दाऊदनगर के जागा बेघा निवासी दिलीप के पिता देव कुमार मेहता ने काफी मेहनत से अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। उनकी इच्छा है कि उनका बेटा जहां कहीं भी पदस्थापित हो, पूरी ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करे और गरीबों की मदद भी करे। एक जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है वो बहुत बड़ा पेशेंस है, ज़रूरत होता है, तो इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी बना के रखना चाहिए और ये है कि अपने हिम्मत को ना हारें जो भी है। मेरा खुद 64th में मैं 2 नंबर से मेरा नहीं हुआ था, तो लेकिन मैंने भी अपना कंटिन्यू प्रोसेस रखा क्योंकि मुझे पता था कि मेरा होगा ही होगा, आज नकल होना ही होना है। सर बहुत अच्छा लग रहा है। हमको मैंने कहना है कि जो भी जहाँ भी रहें वो अच्छा गरीबों को ईमानदारी से अपना रहें, ईमानदारी से सब काम करे जाए, अपना सफलता करें। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।